तो देखिए पहला टॉपिक है हमारे पास व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। हमारा ये पहला चैप्टर है और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई भी नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी न्यूमेरिकल कोई नहीं आएगा आप लोगों को। इसमें से डेफिनेशंस आएंगी। स्टैट्स का पेपर पास करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशंस याद हो, क्योंकि इसमें मोर देन 50% जो पेपर है ना आपका वो डेफिनेशन बेस होता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन योर ओन वर्ड्स, यानी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन बताएं। तो वैसे तो इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन भी होती है, द साइंस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, लेकिन वो इतनी शॉर्ट है और कंप्लीट सेंस नहीं क्रिएट करती, इसलिए आपने जो है वो नहीं याद करनी। तो यहाँ पे एक जो कंप्लीट डेफिनेशन दी है आपने याद कर लेनी है। द साइंस ऑफ कलेक्शन, यानी जमा करने का इल्म। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करने का इल्म। प्रेजेंट करना मतलब यानी एक सलीके तरीके प्रोसीजर प्रोसेस के ज़रिए डाटा को शो करना। एनालिसिस करना, तज्जिया करना, यानी उसकी बेस पे फिर रिजल्ट निकालना। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एक ही सेंस होती है, यानी जो न्यूमेरिकल फिगर्स और वैल्यूज़ आपके पास आई हैं उसका एनालिसिस करना, उसका तज्जिया निकालना, उसका नतीजा निकालना, इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। हम इसे क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो इस पूरे स्टैटिस्टिक्स में होगी डाटा, जो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट समझने में मदद देगा। तो डाटा आपको पता होना चाहिए क्या होता है, यानी इंफॉर्मेशन, वैल्यूज़, फिगर्स जो भी हम कलेक्ट करेंगे फ्रॉम सोर्स, यानी जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वहाँ से डाटा इकट्ठा कर लेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिस तरह हम डाटा इकट्ठा कर लेते हैं कॉलेज के बारे में, तो हम जाके स्टूडेंट से पूछेंगे स्टूडेंट्स कितने हैं, कौन सी क्लास में हैं, क्या क्या उनके सब्जेक्ट्स हैं, वेरिफिकेशन क्या है, ये सारा हम क्या कर रहे हैं? डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स का पहला काम होता है। इसलिए देखें क्या लिखा हुआ था, द साइंस ऑफ कलेक्शन। सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर हम उसे प्रेजेंट करते हैं, यानी उसे मीनिंगफुल फॉर्म में लेके आते हैं। जो भी हमारा डाटा इकट्ठा होता है उसे मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने कॉलेज से डाटा इकट्ठा कर लिया, कितने स्टूडेंट्स हैं, फिर उनकी क्लासेस में डिवाइड कर दिया। इट मीन्स हमने उसकी एक तरह की प्रेजेंटेशन कर दी। फिर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना, यानी उस पर नतीजा निकालना, जैसे रिजल्ट्स और जो हम मालूम करना चाह रहे हैं, यानी जिस वजह से हमने वो डाटा कलेक्ट किया था उस बेस पे उसका एनालिसिस करना और उसका जो है नतीजा निकालना कि डाटा क्या कन्वे कर रहा है हमें। तो ये पूरा जो अमल है क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, गिव इटालियन, लैटिन एंड जर्मन वर्ड्स फॉर स्टैटिस्टिक्स। तो देखें क्या वर्ड्स यूज होते हैं। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड स्टेटस। तो लैटिन वर्ड आपने याद रखना है जो स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज होता है वो है स्टेटस। फिर है और इटालियन वर्ड है स्टैटिस्टिका, जो इटालियन में यूज होता है लैंग्वेज में वो है स्टैटिस्टिका। और जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, जो जर्मनी जुबान में यूज होता है वो है आपका स्टैटिस्टिक। तो तीन वर्ड्स आपने याद रखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और एमसीक्यूज में तो लाजमी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ टर्म स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड है ये कितनी सेंस में यूज होता है, यानी कितने मतलब इसके हो सकते हैं। तो इसके तीन मीनिंग में यूज होता है ये वर्ड। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज जनरली यूज्ड इन फॉलोइंग थ्री मीनिंग्स। कौन कौन से हैं? पहला देखें, प्लूरल सेंस, यानी जमा की सेंस में यूज होता है। जब भी ये जमा की सेंस में यूज हो तो इसका मतलब होता है डाटा, जमा किया गया डाटा। फिर सिंगुलर सेंस, जब सिंगुलर सेंस में यूज हो तो इसका मतलब होता है प्रोसेस, यानी स्टैटिस्टिक्स का वो अमल, वो प्रोसीजर, वो फार्मूला जो हम यूज करते हैं वो इसकी सिंगुलर सेंस होती है। और जब वो प्लूरल ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक यूज हो तो उसको भी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जिस तरह देखें यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक की जमा। तो जिस तरह आपको इंग्लिश में पता है कि जमा बनानी हो तो आगे एस का इजाफा कर देते हैं, तो स्टैटिस्टिक के आगे जब एस का इजाफा करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली होगा स्टैटिस्टिक की जमा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक क्या है। तो स्टैटिस्टिक एक्चुअली होती है वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल। अब ये कॉन्सेप्ट समझ लें, सैंपल क्या है।
देखिए हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं उस के बारे में जिसके बारे में हम अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं या अपना कोई थीसिस कर रहे होते हैं, अपना कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो देखें स्टैटिस्टिक्स में हम कहते हैं जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अंडर स्टडी हैं उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन है। एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे एप्पल की प्राइजेस चाहिए, यानी मार्केट में जो सेब है वो किस कीमत पर सेल हो रहा है, मुझे ये इसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अज्यूम कर लेते हैं कि टाउनशिप जो मार्केट है वहाँ से हमने कीमत लेनी है। तो टाउनशिप मार्केट में जितने सेब बेचने वाले हैं उन सब को हम कहेंगे ये पॉपुलेशन है। वैसे तो पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स अंडर स्टडी या टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अंडर स्टडी। तो क्योंकि हम टाउनशिप मार्केट में एप्पल की प्राइस पे स्टडी कर रहे हैं, तो टाउनशिप मार्केट में अवेलेबल जितने एप्पल सेलर हैं, जितने सेब बेचने वाले हैं, उन सब के टोटल नंबर ऑफ को हम कहेंगे पॉपुलेशन। तो एक तरीका तो ये हुआ कि हम सबसे जाके पूछें भी आप कितने का सेल कर रहे हैं, जो कि मुश्किल काम है क्योंकि सबसे पूछना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है जब हम जाएं तो वहाँ पे कोई 2-3 शॉप अभी बंद हो जिन्होंने भी सेब बेचना हो, तो अंदर स्टडी में कवर ना कर सके। मजीद ये भी हो सकता है कि जब पॉपुलेशन डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, अभी तो हम एग्जांपल ले रहे हैं एक मार्केट की, जब पूरी कंट्री की बात करें या इतना ज़्यादा बड़ा हो जाए जिसको स्टडी करना पॉसिबल ना हो, सबसे पूछना पॉसिबल ना हो, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी पॉपुलेशन से जाके पूछें, तो फिर हम वहाँ पे करते हैं सैंपल सर्वे। अब सैंपल सर्वे क्या होता है, हम कोई 4-5 लोगों से पूछ लेते हैं और अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ऑलमोस्ट एवरेज प्राइस इतनी होगी, तो इसको हम कहते हैं सैंपल। और वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल, इस बेस पे जो वैल्यू वो होती है स्टैटिस्टिक। रिपीट करता हूँ अपनी सारी बात को, इन शॉर्ट बता देता हूँ। पॉपुलेशन है टोटल डाटा, अगर हम टोटल डाटा कवर नहीं कर सकते तो हम उसका एक सैंपल कवर कर लेते हैं। सैंपल मतलब जो पूरे डाटा का कोई पार्ट कवर कर लेंगे, 2-3-4-5 लोगों से पूछ लेंगे। पूरा डाटा कवर ना कर सकें, उसका सैंपल कवर कर लें और उसकी बेस पे वैल्यू निकाल लें, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। तो ये होगी सिंगुलर वैल्यू। और जब हम इसको जमा कहना हो तो वो हो जाएगा स्टैटिस्टिक, के साथ एस का इजाफा करें तो प्लूरल ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक बन जाएगा, यानी स्टैटिस्टिक्स। तो याद रखना है जब यहाँ पे हम तीसरी सेंस की बात करेंगे तो वहाँ से मुराद हमारा ये सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, वहाँ पे हमारा मुराद होगा वो सैंपल की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है। तो देखिए 3 सेंस में हम इस वर्ड को यूज करते हैं। पहले थी प्लूरल सेंस, कहते हैं एनी पर्पसफुली और सिस्टमेटिकली कलेक्टेड डाटा। जब भी जमा की सेंस पूछी जाए तो आपने बता देना है कि भाई कलेक्टेड डाटा को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। दूसरी थी सिंगुलर सेंस में जब यूज हो तो आपने बता देना है बॉडी ऑफ प्रोसीजर्स यूज टू कलेक्ट प्रोसेस एनालाइज द डाटा, यानी फिर आप कहेंगे वो प्रोसेस या वो प्रोसीजर जो हमने डाटा पे लगाना है, तो वो उसकी सिंगुलर सेंस होगी। और फिर है हमारे पास प्लूरल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फिर हमारे पास है प्लूरल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो मैंने अभी बड़ी डिटेल में समझा दिया है कि the numerical quantities calculated from sample aggregately shows the plural data। वो numerical quantities, वो values calculated from sample जो हमने sample से calculate की हों, जो मैंने भी आपको बता दिया कि sample क्या होता है, यानी total population का एक part, total data का एक part। तो जो हम उस part से, उस sample से value calculate करेंगे वो aggregately, यानी जब उसे total की sense में कहें show the plural sense, तो वो जमा को show करेगा किसका, स्टैटिस्टिक का। तो जब स्टैटिस्टिक की जमा बनाएंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, स्टैटिस्टिक्स। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक। तो जब ये स्टैटिस्टिक का है तो आपने कहना ये सब्जेक्ट नहीं है, ये वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल होती है। और जब वो आपसे कहे स्टैटिस्टिक्स तो आपने कहना ये वो सब्जेक्ट है जिसमें हम कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ डाटा करते हैं। डेफिनेशन नंबर 3 तक हमने पढ़ लिया था, अब देखें डेफिनेशन नंबर 4। What are kinds of statistics? Statistics की कितनी टाइप्स हैं? तो आंसर देखें, there are 2 types of statistics. Number 1 is descriptive statistics
एंड नंबर 2 इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास यही डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर 5, डिफाइन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नाम से जाहिर है डिस्क्राइब करना यानी बयान करना। तो डेफिनेशन देखें, द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की ऐसी ब्रांच विच डील्स विद कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसका ताल्लुक डाटा कलेक्ट करने से हो, इट्स प्रेजेंटेशन, उसकी प्रेजेंटेशन से हो, एंड फाइंडिंग एवरेज, और कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करने से हो, कोई वैल्यू एवरेज फाइंड करने से हो, डैट में हेल्प इन डिस्क्राइबिंग डाटा, जिसकी मदद से हम डाटा को डिस्क्राइब कर सकें, इस कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसे हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अगर देखें तो एक्चुअली ये वही डेफिनेशन है जो हमने स्टैटिस्टिक्स की पढ़ी थी, बस एक पार्ट उसका नहीं है जो था हमारे पास इंटरप्रिटेशन एनालिसिस वाला, वो नहीं है। बाकी सारी डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स की है। यानी स्टैटिस्टिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसे प्रेजेंट करते हैं और कोई एवरेज फाइंड करते हैं, और ये सब इसलिए करते हैं ताकि हम डाटा को डिस्क्राइब कर सकें, डाटा को बयान कर सकें। ऐसी स्टैटिस्टिक्स कहलाती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट देखें, डिफाइन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसको समझने के लिए वही बात आपको पता होनी चाहिए जो मैंने कल समझाई थी पॉपुलेशन और सैंपल वाली, कि जिस टॉपिक के बारे में हम स्टडी कर रहे हो उससे रिलेटेड कंप्लीट डाटा, मुकम्मल डाटा कहलाता है पॉपुलेशन, और अगर उस पॉपुलेशन का एक पार्ट ले लें हम तो वो कहलाता है सैंपल। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स ऐसी स्टैटिस्टिक्स है जिसमें हम पार्ट ऑफ डाटा के ऊपर अपनी कैलकुलेशन करते हैं और नतीजा निकाल लेते हैं पॉपुलेशन के बारे में। जिस तरह अगर हमने अंदाज़ा लगाना हो कि भाई इमरान खान की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है कोविड-19 में, तो हम पूरे मुल्क से नहीं पूछ सकते, एक एक शख्स से नहीं पूछा जा सकता। हम क्या करेंगे, चंद लोगों से पूछ लेंगे, सर्वे करवाएंगे और उसी को एग्रीगेट अंदाज़ा लगा लेंगे लार्ज ग्रुप ऑफ डाटा के बारे में कि सब लोगों की राय भी तकरीबन ऐसी ही होगी। तो इस तरह की जो स्टैटिस्टिक्स है इसे हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद प्रोसीजर। ब्रांच स्टैटिस्टिक्स की ऐसी ब्रांच जिसका ताल्लुक उन प्रोसीजर या प्रोसेस से है, अवामिल से है, फॉर मेकिंग इन्फ्रेंसेस, जिसकी बुनियाद पर हम इन्फ्रेंस करते हैं यानी नतीजा निकालते हैं, अबाउट लार्ज ग्रुप ऑफ डाटा। नतीजा निकालना किसके बारे में, लार्ज ग्रुप ऑफ डाटा के बारे में यानी पूरी पॉपुलेशन के बारे में, फ्रॉम द नॉलेज, उस इल्म की बेस पर, डिराइव फ्रॉम अ पार्ट ऑफ डाटा, जो हमने एक पार्ट ऑफ डाटा से हासिल किया होगा यानी सैंपल से हासिल किया होगा, इस कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ऐसी स्टैटिस्टिक्स को हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखें हमारे पास है, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन क्या हैं, तो देखते हैं जी। पहला फंक्शन कहते हैं इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग डाटा। पहला काम जो स्टैट्स करती है वो ये कि डाटा कलेक्ट हो जाता है। दूसरा, इट हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग डाटा, डाटा को प्रेजेंट करने में मदद करती है। नंबर 3, इट हेल्प्स इन मेकिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज बनाने में मदद करती है। नंबर 4, इट हेल्प्स इन मेकिंग एस्टिमेट्स, ये अंदाज़ा लगाने में मदद करती है। और नंबर 5, इट हेल्प्स इन कंपैरिजन, ये कंपैरिजन करने में मदद करती है, यानी दो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के डाटा का कंपैरिजन या एक ही इंडस्ट्री का मुख्तलिफ टाइम के साथ लिहाज से कंपैरिजन, यानी 2010 में क्या परफॉर्मेंस थी, 2011 में क्या होगी, या कीमतों का कंपैरिजन के लिए बड़ी स्टैटिस्टिक्स यूज होती है कि पहले क्या कीमतें थी और इस साल क्या कीमतों में फ़र्क आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की खामियां क्या है, लिमिटेशंस क्या है, हदूद क्या है उसकी। तो देखें, पहले कहता है स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट में लीड टू कन्फ्यूजन। स्टैटिस्टिक्स की वजह से क्या होता है कि बाज़ दफ़ा जो हमारा रिजल्ट है वो कन्फ्यूजन में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे मेन जो खामी पैदा होती है वो मैंने भी जो आपको बताया था इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का सैंपल सर्वे वाली, उसकी वजह से स्टैट्स के काफ़ी रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर हमने इमरान खान की परफॉर्मेंस को जज करना है ड्यूरिंग दीज 2-3 मंथ्स यानी कोविड-19 के दौरान, तो इसका पॉसिबल नहीं है कि हम एक हर एक पर्सन से पूरे मुल्क से पूछ लें। तो ऐसी सूरत में जहाँ पूरी पॉपुलेशन से या टोटल नंबर ऑफ डाटा से पूछना पॉसिबल ना हो, तो ऐसे को हम कहते हैं सैंपल सर्वे कर लेना।
यानी चंद लोगों से पूछ लेना। और इस तरह के केस में हमारे जो रिजल्ट हैं वो बाज़ दफ़ा ना तो ठीक आते हैं, गलत हो जाते हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा जो है उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हमारे रिजल्ट्स वैसे नहीं होते जैसे बाद में नतीजे निकल होते हैं। नंबर 2, इट ओनली डील्स विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। स्टैट्स का काम ही तब होगा जब एग्रीगेट होगा, यानी टोटल होगा फैक्ट्स, यानी डाटा इकट्ठा होगा। अगर डाटा ही आपसे ठीक इकट्ठा नहीं होता तो स्टैट्स अपना ठीक काम नहीं कर सकेगी। और नंबर 3 है हमारे पास, स्टैटिस्टिकल लॉ आर नॉट ट्रू इन एवरी कंडीशन। हर दफ़ा जो स्टैटिस्टिकल लॉ है वो हर कंडीशन में ठीक साबित नहीं होते। तो ये 3 खामियां इसकी, कि बाज़ दफ़ा रिजल्ट्स कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, अगर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स ना हो ठीक तो रिजल्ट ठीक नहीं आ सकते, और बाज़ दफ़ा स्टैटिस्टिकल लॉ हमारा रिजल्ट वैसा नहीं देता, गलत हो जाता। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स किस किस फील्ड में यूज होती है? तो आसान सा क्वेश्चन है। नंबर 1 देखें, बिजनेस में यूज होती है। नंबर 2 मैनेजमेंट में। नंबर 3 इकोनॉमिक्स में। नंबर 4 मैथमेटिक्स में। और नंबर 5 रिसर्च में यूज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, डिफाइन वेरिएबल क्या है। इजी सी डेफिनेशन है, पढ़ी होती है। वेरिएबल का वर्ड निकला है वेरी से। वेरी मतलब जो चेंज हो जाए, जो सेम ना रहे। तो आसान सी डेफिनेशन है, एनी चेंजेबल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेरिएबल। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा खसूसियत एलिमेंट जो चेंज हो जाए हम उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसा एग्जांपल देखें, हाइट, वेट, और भी काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसा हाइट देखें, सबकी हाइट अलग अलग होती है, वेट सबके अलग अपने अपने होते हैं, तो इनको हम कहेंगे वेरिएबल, जो सिनेरियो टू सिनेरियो चेंज हो, सेम ना रहे। फाइन कांस्टेंट, कांस्टेंट की तारीफ करें तो देखें, एनी ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट चेंज, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, करेक्टरिस्टिक या एलिमेंट जो चेंज ना हो बट रिमेन्स फिक्स्ड, और फिक्स रहे, इज कॉल्ड कांस्टेंट, हम उसे कांस्टेंट कहते हैं। यानी ये वेरिएबल का उल्टा है। वेरिएबल था जो चेंज हो जाता है हर सिनेरियो में, हर केस में अलग अलग वैल्यू ले लेता है। जबकि कांस्टेंट क्या है, कि जो भी सिनेरियो हो, जो भी केस हो, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट है। जिसका एग्जांपल देख लें, पाई की वैल्यू 3.142 ही रहती है हमेशा जब भी आप यूज करें, तो ये फिक्स्ड वैल्यू है। नेक्स्ट देखें, डिफाइन क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या, नाम से जाहिर है, ऐसा वेरिएबल जो किसी क्वालिटी को शो करता है, खूबी को शो करता है। और आपको अंदाजा होना चाहिए कि जो खूबी है वो मेजर नहीं कर सकते। मसलन हम ये नहीं कह सकते कि एक इंसान 2 किलो अच्छा है या 5 लीटर अच्छा है, यानी इसको नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। तो देखें डेफिनेशन, अ वेरिएबल इज कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल इफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैन ओनली बी फेल्ट। अगर उसकी खसूसियात सिर्फ महसूस की जा सकती हों, बट नॉट रियलाइज इन नंबर, लेकिन नंबर में रियलाइज ना की जा सकती हो, यानी मेजर ना की जा सकती हो, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट। इसे एट्रीब्यूट भी कहते हैं। यानी अगर पेपर में आपको डेफिनेशन आ जाए डिफाइन एट्रीब्यूट, तो आपने सेम क्वालिटेटिव वेरिएबल की डेफिनेशन लिखनी है। एग्जाम्पल देख लें, ऑनेस्टी, विजडम, कोई भी आप एग्जाम्पल इस तरह की दे सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, डिफाइन क्वांटिटेटिव वेरिएबल। नाम से जाहिर है, यानी ऐसा वेरिएबल जो क्वांटिटी को शो करता है, यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, यानी क्वालिटेटिव का उल्टा ही है। डेफिनेशन देखते हैं, वेरिएबल इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। किसी वेरिएबल को हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहेंगे इफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स आर रियलाइज इन नंबर, अगर उसकी जो खसूसियात हैं उसको हम नंबर में मेजर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, वेट, इसको हम मेजर कर सकते हैं केजीज में। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट 2 डेफिनेशन है हमारी, डिफाइन डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। पेपर में जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं 2 कैटेगरी के होते हैं। यानी पेपर में सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो क्वेश्चन आया है आपको डिस्क्रीट का क्वेश्चन आया डाटा का, या कॉन्टिन्यूस डाटा का क्वेश्चन आया। तो इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझना है। पहले हम देखते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल की डेफिनेशन। तो देखें, कहता है वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल, एक वेरिएबल को हम डिस्क्रीट कहेंगे इफ इट अटेन्स ओनली फाइनाइट, अगर उसकी कुछ चंद मखसूस ही वैल्यूज हों, और काउंट एबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल, या अगर गिन सकते हो तो वो फिर इनफाइनाइट हो। यानी 2 बातें आपने याद रखनी है ये जज करने के लिए कि वो डिस्क्रीट वेरिएबल है कि नहीं।
जी, दो बातें कौन कौन सी? सबसे पहले तो आपने याद रखनी है कि वो कोई फाइनाइट, फाइनाइट कहते हैं चंद मखसूस, यानी उसकी वैल्यूज फिक्स हों, चंद वैल्यूज हों। जिस तरह आप एग्जांपल ले लें, मार्केट में जाएं शर्ट लेने, तो शर्ट का कॉलर साइज चंद ही होते हैं, या तो आपको स्मॉल मिलता है या मीडियम मिलता है या लार्ज मिलता है या एक्स्ट्रा लार्ज या डबल एक्सएल। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी का उसको कहें जाके कभी मुझे जो है ये इतने जो है वो इंचेस की शर्ट दे दें, इतनी ये लेंथ हो, इतनी ये हो। आप इस तरह जाके शर्ट नहीं ले सकते मार्केट से। सेम इस तरह अगर आप ड्रेस शर्ट खरीदें तो उसके भी कॉलर के फिक्स नंबर्स होते हैं, यानी आपको 13 मिल जाएगा, 13 के बाद आपको 13.5 मिलेगा, फिर 14 मिलेगा, फिर 14.5। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जाके मुझे 13.4 का कॉलर साइज दे दें, वो अवेलेबल ही नहीं होगा। तो एक ये निशानी याद रखनी है आपने, यानी उसकी या तो चंद वैल्यूज ही होंगी किसी एक रेंज में, या फिर अगर इनफाइनाइट वैल्यूज हैं यानी अनगिनत वैल्यूज हैं, तो फिर वो कम से कम काउंटेबल होंगी, ऐसी होंगी जिनको गिना जा सकेगा। जैसा देखें नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, जितने मर्जी हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम गिन सकते हैं फिर भी इनको। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने मर्जी हो सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, लेकिन कम से कम वो गिने जा सकते हैं। ये दो खसूसियात आपने याद रखनी है डिस्क्रीट के लिए, कि अगर तो वो गिने जा सकते हो, फाइनाइट हो, तो वो बस मखसूस वैल्यूज होंगी, और अगर वो इनफाइनाइट हो तो वो कम से कम गिने जा सकते हो, तो उसे हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डिफाइन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब देखें इसकी डेफिनेशन है, वेरिएबल इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। एक वेरिएबल को हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहेंगे इफ इट कैन अटेन एवरी पॉसिबल वैल्यू बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर वो किसी एक रेंज में यानी दो पॉइंट्स के दरमियान एनी वैल्यू, एवरी वैल्यू, हर वैल्यू हासिल करता हो, तो फिर हम उसे कहेंगे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। जिस तरह एग्जांपल ले लेते हैं टाइम की, अगर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक के हम पॉइंट दो ले लें, तो 1 बजे से 3 बजे तक के दरमियान जो टाइम पीरियड गुजरेगा वो हर एक एक सेकंड से होके गुजरेगा, हर एक एक पॉइंट को वो अटेन करेगा। तो इस तरह का डाटा, इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, अगर दो पॉइंट्स के दरमियान वो हर वैल्यू को हासिल करता हो। जिस तरह हाइट देख लें, अगर एक बच्चे की हाइट 3 फीट से 5 फीट तक चली गई, तो वो कैसे गई? एक एक पॉइंट को अटेन करके 5 फीट तक गई होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सुबह सो के उठे और पता लगे जी 5 फीट उसकी हाइट होगी है। तो ऐसा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स की खसूसियात में नहीं है। मजीद एक इम्पोर्टेंट बात जो आप याद रख सकते हैं इसके लिए, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको याद कर लें। दीज आर मोस्टली मेजरेबल वैल्यूज। ये इस तरह का डाटा होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल सादा अल्फाज में डिस्टेंस डिफरेंस बताऊं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का, तो डिस्क्रीट वेरिएबल ऐसा है जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ऐसे हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी पैमाइश की जा सकती है। जैसे यहाँ पे भी देखें, हाइट उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं हम फीट्स में, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं हम सेंटीग्रेड में, इस तरह वेट को हम मेजर कर सकते हैं केजीज में। तो तमाम मेजरेबल वैल्यूज हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, और जिनको मेजर नहीं कर सकते, गिन सकते हैं, वो आ जाएगा डिस्क्रीट वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होती है? तो डेफिनेशन देखें इसकी, इट इज़ अ सर्च डन बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल लॉ। ये एक सर्च है, तहकीक है, जो स्टैटिस्टिकल लॉ को इस्तेमाल करते हुए, यानी किसी भी आप स्टैटिस्टिकल के कानून को अप्लाई करते हैं टू अचीव स्पेसिफिक पर्पस, ताकि हम अपना कोई ख़ास मकसद हासिल कर सकें। जिस तरह एक क्वेश्चन एयर बना लेना, जिस तरह आप लोगों का फीडबैक फॉर्म भी होता है, उसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं, आपने आंसर करने होते हैं। तो क्वेश्चन एयर जो है एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसको हम यूज़ कर लेते हैं अपना स्पेसिफिक पर्पस हासिल करने के लिए, यानी डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं जो क्वेश्चन एयर एक्टिविटी हम करवा रहे हैं वो एक स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कर रहे हैं हम। नेक्स्ट देखें डेफिनेशन, क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन कंप्लीट एनुमरेशन या सेंसस। एक ही चीज़ के दो नाम हैं,
जिसको हम उर्दू में कहते हैं मरदमशुमारी करना। मरदमशुमारी क्या होती है? जो मुल्क में की जाती है, पूरे मुल्क की आबादी को काउंट किया जाता है, यानी घर घर जाके हर एक से पूछा जाता है कि घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं। तो इसे हम कहते हैं हम सेंसिस कर रहे हैं, या जिसका नाम से दायरा है कंप्लीट एनुमरेशन। एनुमरेशन मतलब शुमार करना, कंप्लीट मतलब मुकम्मल। यानी अगर हम जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं उसका हर डाटा, हर पर्सन, उससे रिलेटेड हर चीज़ के बारे में डाटा इकट्ठा किया जाए तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट एनुमरेशन। मैंने पहले भी फ़र्क बता दिया था। स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन हम कहते हैं जिस टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हो उसके कंप्लीट डाटा को, वैसे पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी। तो देखें, इन सेंसेस द रिसर्चर कवर्स ईच एंड एवरी एलिमेंट। सेंसेस में जो रिसर्चर होता है वो हर एलिमेंट को कवर करता है रिलेटेड टू द अंडर स्टडी पॉपुलेशन, जिसका ताल्लुक अंडर स्टडी पॉपुलेशन से हो, यानी उस पॉपुलेशन से जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरीके को हम कहते हैं सेंसिस। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन पार्ट एनुमरेशन। पार्ट एनुमरेशन मतलब कोई हिस्सा शुमार करना, सबसे डाटा इकट्ठा ना करना, या सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे मैंने आपको पिछली डेफिनेशन पढ़ाते हुए बता दिया था कि सैंपल सर्वे क्या होता है। तो देखें हम इसकी डेफिनेशन। इन पार्ट एनुमरेशन, पार्ट एनुमरेशन में द रिसर्चर सिलेक्ट अ सैंपल। रिसर्चर एक सैंपल सेलेक्ट करता है एंड देन कवर्स ओनली दिस सैंपल, और फिर सिर्फ उसी सैंपल को कवर कर लेता है। यानी अगर ऐसा हो कि हमारे पास टाइम कम है या किसी भी वजह से हम पूरी पॉपुलेशन को टच नहीं कर सकते, पूरी जो अंडर स्टडी पॉपुलेशन है उससे जाके क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, तो फिर हम दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं सैंपल सर्वे का। यानी एक सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी चंद लोगों से पूछ लेते हैं और उसके बारे में फिर सिर्फ उस सैंपल को स्टडी करके रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो इस तरीके को हम कहते हैं सैंपल सर्वे या पार्ट एनुमरेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, व्हाट आर फेजेस या स्टेप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी अभी हमने पढ़ा, यानी किसी भी स्टैटिस्टिकल लॉ को यूज करते हुए हम अपना जो मकसद हासिल करना चाहते हैं उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के स्टेप्स कितने होते हैं, कौन कौन सा अमल करना पड़ता है हमें। तो देखें, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फिर उस डाटा को मीनिंगफुल शक्ल देंगे, एनालिसिस ऑफ डाटा, उस डाटे को जांचेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, उस डाटे का रिजल्ट निकालेंगे, और प्रेजेंटेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, और फिर हम प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट करेंगे, यानी अपनी रिपोर्ट उस डाटा के बारे में बनाएंगे। तो ये स्टेप्स होते हैं हमारे पास स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास व्हाट आर सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा कलेक्ट करने के सोर्स कितने हैं। तो दो सोर्स होते हैं, देखें पहला देखें प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है कि जिनसे रिलेटेड डाटा है हम डायरेक्ट जाके उनसे ही पूछ लें, तो इस सोर्स को हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स है। और सेकंड वन इज सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है कि जिन पर्सन या जिन चीज़ों से रिलेटेड डाटा है हम उनसे खुद डायरेक्ट ना पूछें, बल्कि उनके बारे में किसी और से पूछ लें, या उनके बारे में किसी बुक या किसी रिसर्च या किसी वेबसाइट से हम डाटा इकट्ठा कर लें। तो इस तरीके को हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स। तो डाटा इकट्ठा करने के दो सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स यानी डायरेक्ट जाके पूछ लो, और सेकेंडरी सोर्स यानी डायरेक्ट जाके ना पूछो बल्कि उनके बारे में किसी और से डाटा ले लो, किसी और से इंफॉर्मेशन। अच्छा देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डेफिनेशन नंबर 21, डिफाइन प्राइमरी सोर्स। तो देखें प्राइमरी सोर्स की डेफिनेशन, व्हेन डाटा इज कलेक्टेड बाय रिसर्चर, जब रिसर्चर डाटा कलेक्ट करे डायरेक्टली फ्रॉम एक्चुअल रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट मतलब रिस्पॉन्स करने वाला, एक्चुअल मतलब असल, यानी जिससे रिलेटेड डाटा हो, यानी जिससे रिलेटेड डाटा है अगर डायरेक्टली रिसर्चर उसी से डाटा कलेक्ट करे तो इट इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स। तो हम इसे प्राइमरी सोर्स कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 22 है हमारे पास, डिफाइन सेकेंडरी सोर्स। तो व्हेन डाटा इज नॉट कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द एक्चुअल रेस्पोंडेंट, जब एक्चुअल रेस्पोंडेंट से डायरेक्ट डाटा कलेक्ट ना किया जाए, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स। तो हम इसे कहते हैं ये सेकेंडरी सोर्स है।
नेक्स्ट है डेफिनेशन हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। पहले डेफिनेशन हमने पढ़ी है सोर्स की, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। अब है डाटा। तो देखें प्राइमरी डाटा क्या है, द डाटा विच हैज नॉट अंडरगोन थ्रू एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, जिसको हम रॉ डाटा भी कह सकते हैं। यानी ऐसा डाटा जो भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जो भी कलेक्ट किया गया है लेकिन उस पर कोई भी प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया गया, तो ऐसा डाटा कहलाता है प्राइमरी डाटा। और अगर उस पर कोई भी प्रोसीजर अप्लाई कर दिया जाए तो वो बन जाएगा सेकेंडरी डाटा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, द डाटा विच हैज अंडरगोन थ्रू स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, ऐसा डाटा जिस पर कोई भी स्टैटिस्टिकल अमल कर लिया हो इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, हम उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा इकट्ठा करने के तरीके कौन कौन से हैं? तो देखें, पहला तरीका डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, यानी डायरेक्टली जाके हम उससे पूछ लें जिनसे रिलेटेड डाटा है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, यानी हम इनडायरेक्टली उनके बारे में इन्वेस्टिगेट कर लें, उस डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें। एस्टीमेट थ्रू करस्पॉन्डेंट, ये करस्पॉन्डेंट करके, करस्पॉन्डेंस कहते हैं खतो किताबत, यानी लेटर लिख के उनसे कम्युनिकेट करके इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली जाए। और फोर्थ तरीका क्वेश्चन है, ये एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी से, यानी वो पर्सन हमें आंसर देता है और हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है उन क्वेश्चंस की। जिस तरह से आप लोग अक्सर कॉलेज में या स्कूल में फीडबैक फॉर्म दिया जाता है, वो भी एक तरह का क्वेश्चनेयर होता है। तो देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास, डिफाइन क्वेश्चनेयर, द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू इशू अंडर स्टडी। क्वेश्चनेयर क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होती है जिसमें क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड टू इशू, उस मसले से रिलेटेड अंडर स्टडी जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं। जी तो देखें डेफिनेशन नंबर 26 है, वाई सैंपल सर्वे इज प्रेफर्ड ओवर सेंसस। सेंसस हमने पढ़ लिया था, ऐसा तरीकाकार होता है जिसमें हम कंप्लीट डाटा कवर करते हैं। और सैंपल सर्वे हमने पढ़ लिया था, ऐसा तरीकाकार होता है जिसमें हम एक सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं और सारे प्रोसीजर सिर्फ उसी सैंपल पे लगाते हैं। तो अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सैंपल सर्वे सेंसस से बेहतर क्यों है, सैंपल सर्वे को प्रेफर क्यों किया जाता है। तो उसकी वजह आपको काफ़ी दफ़ा बता दी थी कि बाज़ दफ़ा पूरी पॉपुलेशन कवर करना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करते हैं, हमारे पास वाहिद तरीका एक ही बच जाता है कि हम सैंपल सर्वे कर लें। जिस तरह एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, चावल पका रहे हैं और आपने नमक या मिर्च चेक करनी है, तो पॉसिबल नहीं है कि आप पहले सारे चावल खा लें और फिर आप ये कहें जी इसमें जो है नमक कम था या चावल कम था। ऐसे तरीक़ेकार में हमने क्या करना होता है, हमारे पास एक ही हल है कि हम क्या करें, कोई उसमें से एक सैंपल लेके चेक कर लें और अंदाज़ा लगा लें कि बाकी सारे चावल किस तरह के हैं और उसके मुताबिक ट्रीट कर लें। सेम इसी तरह अगर आपने कोई हुकूमती पॉलिसी या परफॉर्मेंस के ऊपर सर्वे करवाना है, तो आप पूरी पॉपुलेशन पूरे मुल्क से जाके आप नहीं पूछ सकते, एक एक पर्सन से नहीं पूछा जा सकता। तो यहाँ पे भी बेहतर क्या होता है कि आप एक पार्ट ऑफ डाटा ले लें, एक सैंपल ले लें, उनसे क्वेश्चनिंग करके अंदाज़ा लगा लें कि पूरा मुल्क जो है वो क्या सजेस्ट करता है या पूरा मुल्क इस पॉलिसी को कैसे देखता है। तो बाज़ दफ़ा हम क्या करेंगे कि सैंपल सर्वे को प्रेफर करेंगे सेंसस पे। तो देखते हैं आंसर क्या है। समटाइम्स इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट, काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और इवन इम्पॉसिबल, और बाज़ दफ़ा तो मुमकिन ही नहीं होता, इम्पॉसिबल होता है टू स्टडी दी होल पॉपुलेशन, को पूरी पॉपुलेशन को स्टडी किया जाए। देयरफॉर सैंपल सर्वे इज प्रेफर्ड ओवर सेंसस, यही वजह है कि सैंपल सर्वे को प्रेफर करते हैं सेंसस पे। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन नंबर 27, डिफाइन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? द एग्रीगेट ऑफ डाटा, डाटा का टोटल अंडर स्टडी, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो टोटल कहलाता है पॉपुलेशन। जैसा एग्जांपल देखें, टोटल अमाउंट ऑफ एप्पल्स इन द मार्केट अंडर स्टडी, मार्केट में मौजूद जो टोटल तादाद है एप्पल्स की, उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, पॉपुलेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर 28, डिफाइन सैंपल। सैंपल क्या होता है? तो अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का यानी टोटल डाटा का एक नुमाइंदा पार्ट।
यानी एक छोटा पार्ट जो हम सेलेक्ट कर लेते हैं उस पूरी पॉपुलेशन में से इज कॉल्ड सैंपल, उसे हम सैंपल कहते हैं। एग्जांपल देखें, क्वांटिटी ऑफ एप्पल एट एनी रिटेल शॉप। जैसा पॉपुलेशन हम की एग्जांपल हमने ली थी कि मार्केट में मौजूद टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल, वो थी पॉपुलेशन। और अगर उसमें से हम किसी एक दुकान में मौजूद एप्पल की क्वांटिटी ले लें तो वो हो जाएगा उसका सैंपल। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? तो दी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। देखें हमने दो पढ़े हैं, एक पॉपुलेशन यानी टोटल डाटा और एक सैंपल यानी उसका एक पार्ट। तो ऐसी वैल्यू जो हम पॉपुलेशन से कैलकुलेट करेंगे उसे हम कहते हैं ये पैरामीटर है। जैसा इसकी एग्जांपल देखें, अगर पॉपुलेशन से मीन निकाला जाए, मीन की वैल्यू निकाली जाए तो उसे हम ये म्यू के साइन से शो करते हैं, तो ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट डेफिनेशन है और लास्ट डेफिनेशन है इस टॉपिक की, डिफाइन स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या है? इसका कॉन्सेप्ट हमने शुरू की डेफिनेशन नंबर 3 में भी पढ़ लिया था कि ऐसी वैल्यू जो हम सैंपल से कैलकुलेट करें। तो आ वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल, ऐसी वैल्यू जो सैंपल से कैलकुलेट की जाए इस कॉल्ड स्टैटिस्टिक, उसे हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। एग्जांपल देख लें, मीन, यानी हम एक सैंपल डाटा लें और उसका मीन निकाल लें तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिक हो जाएगा। तो यह हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, उसकी डेफिनेशंस ख़त्म हो गई हैं।